हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरे को आज डायरी पे लिखना था, बोलना था, लेकिन आज मेरे मन में सबसे पहले ना जस्टिस के बारे में बात करने का दिल कर रहा था, तो आज मैं उसी पे बात करूँगी। डायरी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड। हम बहुत सुन चुके हैं। मैं पकी हुई बातों से ना पक जाती हूँ। मैं वो बात करना चाहती हूँ जो हमारे दिलों में होती है, हमारे मनों में होती है, लेकिन हम बाहर नहीं निकालते हैं। बात ये है कि जैसे अगर इंडियन पैनल कोड को अगर हम ले लें, तो वो ये कहता है कि अगर आप ये काम करते हैं, ये गलत काम करते हैं, तो इसकी ये पनिशमेंट होती है। ठीक है, फ़लानी धारा फ़लाने काम के लिए, और इसके लिए आपको इतने टाइम का कैद होगी, इतने टाइम की आपको सज़ा होगी, इस तरीके की सज़ा होगी, उस तरीके की सज़ा होगी। अगर आपकी सज़ा जुर्माने से ही निकल सकती है तो आप खाली जुर्माना दे दो, वरना सज़ा और जुर्माना दोनों भरो। ठीक है, तो ये जस्टिस ये तो नहीं होता, ये तो पक्की बात है। फिर जस्टिस होता क्या है? मैं अगर पेटिशनर हूँ और मैंने कोई इल्ज़ाम लगाया किसी पे, और वो मुझे रिज़ल्ट उसका देरी से मिलता है, चाहे पनिशमेंट सामने वाले को आईपीसी के हिसाब से मिल गई या सीआरपीसी के हिसाब से प्रोसीजर चल रहा है, तो क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? जस्टिस यही होता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है या नहीं मिली है, उसको मैटर ही नहीं करता। इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करती हूँ। मैं पहले ना पेटिशनर में फ़ीमेल को लूँगी, फिर उसके बाद में मेल को लूँगी, और मैं बेसिकली मैट्रिमोनियल सब्जेक्ट को लेती हूँ। वैसे कोई भी लिया जा सकता है, मैटर तो हमारी सोच से कहीं भी कोई भी बाहर नहीं होता, ना तो समझने से ना समझाने के। लेकिन मैट्रिमोनियल इश्यूज़ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसको मैं रिज़ॉल्व करने में सबसे ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर एक फ़ीमेल कोर्ट में जाती है, वो कहती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, और मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर है, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी केस होता है ना, वो लिमिटेशन एक्ट को लेकर नहीं चलता प्रैक्टिकली, जबकि ये होना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट, देखो अगर कोई आप केस लड़ रहे हो, वो केस कितने टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए, ये लिमिटेशन एक्ट बताता है। लेकिन हम लिमिटेशन एक्ट को अगर साइड में रख देते हैं, उसकी किताब को, उसको छूते ही नहीं है, उसको जानते ही नहीं है, उसको पहचानते ही नहीं है, तो जस्टिस तो हमें टाइम से मिलेगा भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। अब बात यह आती है कि जस्टिस को समझना है। पहले जस्टिस है क्या? हम कोर्ट में जाते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि हमको कोर्ट में जाके सुनवाई करवानी है, जो हमारे साथ हुआ है हम वो बता सकते हैं, कोई हमको सुनने वाला है और वो हमारे को जस्टिस देगा। उसी के पता लग जाएगा कि सच और झूठ क्या है, और वो जो सच्चा है उसको बेनिफिट दे देगा, और जो झूठा है उसको वो पनिशमेंट दे देगा। लेकिन जस्टिस ये नहीं है, जस्टिस इसके कुछ अलग है, इससे कुछ बाहर की चीज़ है। वो कैसे? ऐसे कि मैं सपोज़ फ़ीमेल कोर्ट जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, और मुझे मेंटेनेंस का जो प्रोसीजर है उसमें ही 3-4 साल लग जाएं, तो जो 6 महीने में केस ख़त्म होने वाला है डीवी एक्ट का, वो तो ख़त्म ही नहीं होगा। 6 साल क्यों लग जाते हैं, 7 साल क्यों लग जाते हैं? वो प्रोसीजर को चलते चलते में इतना टाइम क्यों लग जाता है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हमें हमारा जो रोड है वो कौन सा लेना है, किस रोड पे। देखो, मैंने एक ये एग्ज़ाम्पल पहले भी दिया था कि हम जब फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि एक लाइन में 80 की स्पीड चल रही है, एक में 120 की चल रही है, ऐसे अलग अलग
स्पीड वाइज रोड्स होती हैं, उसमें अलग अलग गाड़ियाँ चलती हैं, तो हमको सही वाली रोड तो कभी हमने ली नहीं, तो हम पहुँचेंगे कैसे टाइम से, है ना। जब हम स्पीड ही हमारी स्लो वाली हमने पकड़ ली, तो फिर हम जस्टिस तक पहुंचने में देर लगा देंगे। जस्टिस वर्ड मैं अभी यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, हम ये कहेंगे कि जो मुझे बेनिफिट है, मेरा जो बेनिफिट है, जो मुझे मेंटेनेंस चाहिए, वो बेनिफिट मैं ले ही नहीं पाऊँगी अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचूँगी। क्योंकि अगर मुझे आज भूख लगी है और मुझे आज मैंने बताया कि मुझे खाना चाहिए, तो आज मुझे खाना नहीं दिया जाएगा, मुझे 4 साल बाद दिया जाएगा, तो तब तक मुझे खाना कौन देगा? मेरे पेरेंट देंगे, या मेरी फैमिली देगी, या मेरे फ्रेंड्स देंगे, या मेरी खुद की आधी अधूरी टूटी फूटी जॉब देगी, या मैं गुरुद्वारा देगा, मंदिर देगा, है ना। तो क्योंकि मैं ज़िंदा तो हूँ, जब ज़िंदा हूँ तो खा रही हूँ, पी रही हूँ, सर्वाइव कर रही हूँ, दिख रही हूँ, कोट आ रही हूँ, तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है हम किस्मत के सहारे चल रहे हैं। जब इंसाफ मिलेगा तब इंसाफ मिलेगा, इंसाफ जब तक नहीं मिला तब तक बेनिफिट की बात करते हैं, हम उसको अभी इंसाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगी बेनिफिट और इंसाफ के बीच का फ़र्क। वो बेनिफिट जो हमने मांगा, वो बेनिफिट हमको जब मिलेगा 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद, जब वो मिलेगा तब हो सकता है हमें उसकी ज़रूरत ही ना हो सकता है हमारे लिए वो तुच्छ सी चीज़ हो सकता है हम उस चीज़ को लेने की इच्छा ही ख़त्म कर चुके हो, हमको इतना गुस्सा बढ़ चुका हो, इतनी परेशानियां हमारे अंदर बढ़ चुकी हो कि हम कहें कि हमें अब चाहिए ही नहीं, अब तो भूख मर गई है। क्या होता है ना कि जब हम 1 दिन खाना नहीं खाते, 2 दिन खाना नहीं खाते, 3 दिन खाना नहीं खाते, तो हमको खाना ना खाने की आदत बन जाती है। फिर जब हमको कोई खाना खिलाएगा, 36 भोग हमें खिलाएगा, 56 भोग खिलाएगा, तो फिर हमको वही खाना ना हमारे पेट में चुभेगा, क्योंकि हमारे को पेट को अब वो चीज़ लेने की आदत नहीं रही। अब हमारे अंदर गैस भर चुकी है, अब हमारे अंदर गुस्सा भर चुका है, अब हमारे अंदर प्यार की डिमांड ख़त्म हो चुकी है, अब हम सूख चुके हैं, हम अब वो डिमांड ही नहीं रह गई, अब वो डिमांड ही नहीं रह गई। जब वो डिमांड ही नहीं रह गई, तो जो बेनिफिट आप दे रहे हो वो जस्टिस तक कैसे ले जाएगा? कैसे ले जाएगा बताओ? लेके जा सकता है क्या वो? तो कोर्ट कचहरी में जस्टिस हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। वहाँ पे फैसले होते हैं, लेकिन जस्टिस नहीं मिलता। जस्टिस इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जितने भी एक्ट्स बने हैं उसका एडवोकेट्स यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। यूटिलाइजेशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरी दुकानदारी चलती रहेगी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये हमारे सीनियर्स हमें सिखाते हैं, सो कॉल्ड सीनियर्स। हमें सीखना है नहीं सीखना ये हम पे है, लेकिन सिखाते तो हैं, गलत बातें सिखाते तो हैं, और यही चल रहा है। इस पे एक चुटकुला भी बना हुआ है, मैं उसको चुटकुला समझती नहीं हूँ, लेकिन चुटकुला है वो, क्योंकि चुटकुला तो ज़िंदगी बनी पड़ी है, तो ये चुटकुला हमारा मजाक है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, इंसानियत का मजाक उड़ाया जा रहा है, जस्टिस का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक एडवोकेट था सीनियर, उसकी बेटी को एक जूनियर एडवोकेट पसंद आ गया। उसने कहा कि पापा मुझे इस लड़के से मैरिज करनी है, आप इसे मिलो, उसे फाइनल करो। उसने कहा ठीक है। पहले तो मैं चाहता नहीं कि कोई एडवोकेट तुम्हारी लाइफ में आए, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो चलो ठीक है, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। क्योंकि जो एडवोकेट्स होते हैं उनमें जजेस वाली पर्सनैलिटी तो होती है, थॉट सिस्टम वैसे ही होता है। क्योंकि हम लोग ना बचपन से ही जस्टिस करने के आदी होते हैं, हम लोग किसी को झगड़ते हुए नहीं देख सकते, हम लोग के अंदर होता है कि सॉल्यूशन किया जाए। तो जजेस वाला जो कीड़ा होता है ना हमारे अंदर होता है। तो फिर उस एडवोकेट ने जूनियर एडवोकेट को मीटिंग के लिए बुलाया और उससे पूछा, उससे कुछ बातें करी और बोला ये 6 केसेस की फ़ाइल है, ये अपने पास रखो और इसका रिज़ल्ट मुझे तुम कब तक दोगे?
क्या इसमें तुमने किया, क्या नहीं करा, इसकी रिपोर्ट मुझे कब तक दोगे बताओ। उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने का मुझे टाइम दे दो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर इसको निपटा दूँगा। मैंने कहा ठीक है, 15 दिन बाद मिलते हैं। 15 दिन बाद उस बंदे ने बताया कि लो जी, ये मेरे मैटर रिजॉल्व हो गए। कहने बस प्रभु आपकी मुक्ति हो चुकी है, मुझे आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करानी। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने तो इतना अच्छा काम किया, 6 केसेस ख़त्म करवा दिए, रिजॉल्व करवा दिए, मैंने पैचअप करा दिया, ये करा वो करा, विन कर लिए मैंने केसेस, फिर भी मुझे ऐसा कहा गया। वो कहते हैं तुम अच्छे वकील कभी बन ही नहीं सकते, तुम मेरी बेटी को क्या पालोगे। जो आदमी 6 केसेस के 36 केसेस ना बना के लाए, वो किस काम का। उन्हीं 6 लोगों की फैमिलीज़ में 6 केसेस, एक केस को 6 में बदलना है, तो 6 केसेस को 36 में बनाना ही बनाना है। तो ये स्मार्टनेस अगर तुम में नहीं है तो तुम कमा नहीं सकते, तो मेरी बेटी को क्या खिलाओगे। क्योंकि हमारी कमाई तब चलेगी जब हम घर बर्बाद करते रहेंगे, हस्बैंड वाइफ को लड़वाते रहेंगे, उनके दिमाग में जहर भरते रहेंगे, उनको ये एहसास कराते रहेंगे कि तुम कपल नहीं हो, तुम वेड्स नहीं हो, तुम वर्सेस हो। यही होता है, यही होता है। काउंसलिंग पर कोई ज़ोर नहीं दिया जाता। काउंसलिंग भी अगर होती है तो वहाँ पर भी चीटिंग होती है, पैसे दे के काम होता है। तो जस्टिस कैसे मिलेगा। जस्टिस देने वाली टीम ही अगर करप्ट होगी तो जस्टिस कैसे मिलेगा। सीधा सीधा एक तरीका है, आप अपना नेत्र खोलिए, पढ़िए आपको क्या चाहिए। सारी किताबें अवेलेबल होती हैं मार्केट में, यूट्यूब पे भी लेसन्स बहुत सारे पढ़ाने वाले लोग होते हैं। आप उनको पढ़िए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं उस केसेस के बारे में, उनको समझिए और अपने हकों को समझिए। ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट, ये आपको पता होने चाहिए। जब आपको पता लगेंगे तो आप अपने राइट लेने के लिए अपने एडवोकेट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि सर मेरे केस में क्या हो रहा है, ये मुझे बताइए। इसकी फ़ाइल आपके पास एक होनी चाहिए, जो भी आपका केस लड़ा जा रहा है उसकी एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए। उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या अपडेट हो रहा है, जजेस ने क्या बताया, क्या नहीं बताया, क्यों बताया, क्या डायरेक्शन दी, वो आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयर होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं पता तो फिर जस्टिस कैसे लेंगे आप। नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। वो आपको आपकी लाइफ को, आपकी फ़ाइल को कहाँ से कहाँ लेकर जा सकते हैं आपको नहीं पता है। आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता ना, सॉरी टू से दैट, जस्टिस मिलना आसान नहीं है, क्योंकि किस्मत की बात है। अगर आपको वकील अच्छा मिल गया तो उसकी आत्मा और ज़मीर और दिमाग, क्योंकि आत्मा अगर अच्छी है और दिमाग अच्छा नहीं है, कैपेबल नहीं है, तो भी बात नहीं बनेगी। ज़मीर और आत्मा और दिमाग तीनों का बैलेंस अगर सही चल रहा है तो फिर आपका भला होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप राम भरोसे हैं, राम भरोसे चलेंगे तो राम जी तो कहते हैं भैया अपना काम कर्म करोगे तो मैं फल दूंगा, कर्म करने ना आऊँगा मैं कर्म तो खुद ही करने पड़ेंगे ना। तो जस्टिस कैसे मिलेगा। जस्टिस लेने के लिए पहले तो हम इन बातों पर जाएं कि जस्टिस मिलता क्यों नहीं है, क्या क्या रोड़े अटकते हैं, उस पर बात करते हैं। क्योंकि मैं पहले लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों की बात में बात करूँगी, पहले लड़कियों की बात कर रही हूँ वन बाय वन। एक लड़की कोर्ट में जाती है, उससे पहले उसको कंप्लेंट लगानी पड़ती है। कोई भी कोर्ट में मैटर चलता है तो वो बिना कंप्लेंट की कॉपी के नहीं चलता, ठीक है। लड़की का आधार कार्ड, उसकी फ़ोटो और उसका कंप्लेंट की कॉपी ये कोर्ट में जाती है, तब मैटर स्टार्ट होता है। तो पहले वो सबसे पहले कहा जाती है पुलिस के कंसर्न में। जब पुलिस उसको डायरेक्शन नहीं देती है, पुलिस क्या देखती है कि कौन पार्टी अच्छी है बाय मनी वाइज और कौन पार्टी लो है, वो दोनों देखती है। और देखो मैं अच्छे लोगों की तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ इस टाइम, मैं सब बुरे लोगों की बात कर रही हूँ जो आपको टकरते हैं। क्योंकि अच्छे लोगों की बात करने का यहाँ पे मुद्दा नहीं है। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी वजह से आप ज़िंदा हो, दैट इज़ अनदर फैक्ट, ठीक है। जो बुरे लोग होते हैं जो आपको टकरते हैं, बीइंग अ फीमेल विक्टिम और कंप्लेनेंट,
तो सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, वहाँ पर आपको निगलेक्ट किया जाता है, आपके साथ बदतमीज़ी से पेश आया जाता है, आपके साथ रूड हो जाता है। अगर आपको कोई SHO तू करके बात कर दे, आप उसी टाइम उनको बोलिए कि सर यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो जब आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो आपको मेरे से ऐसे बात करने का राइट नहीं है। तो उनको उसी टाइम समझ आ जाएगा कि यू आर अवेयर अबाउट लॉ, ठीक है। आपको पता है कि आप इंडियन सिटीज़नशिप आपके पास है, आपसे बदतमीज़ी का राइट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं है, तो वो ऐसा आपके साथ नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनको जता दिया, ठीक है, पहली बात। फिर वहाँ पर उनके छोटे काके होते हैं, आइयो, गलत हो जाएगा ऐसा कहना, कोई बात नहीं, बुरा मत मानना भाइयों पुलिस वालों। मेरे भाई लोग हैं उसमें बहुत सारे, तो बुरा मत मानना। क्योंकि मैं देखो, यहाँ जो बुरे लोग होते हैं ना, डेविल, उनको बुरा कहना कोई बुरी बात नहीं होती है, वो होते तो काके ही हैं। फिर से कह रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, सॉरी बोलने के बाद रिपीट कर रही हूँ मैं। जो बुरे होते हैं वो बुरे होते हैं, चमचे होते हैं, गुलाम होते हैं पैसे के, वो चमचागिरी वहीं करते हैं जहाँ से उनको पैसा मिलता है, ठीक है। डरती नहीं मैं किसी से, सॉरी इसलिए बोल रही हूँ कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान नहीं कर रही मैं, अगर आपको दिल में तकलीफ़ हुई है तो मैं सॉरी बोल रही हूँ। हाँ, दिमाग में तकलीफ़ हुई है तो आई विल नॉट गिव यू सॉरी, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कि जो पुलिस वाले होते हैं ना, जिनको ठुल्ले कहा जाता है, ठुल्ले ठुल्ले इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जब तक पुलिस की नौकरी चाहिए होती है तो एक्सरसाइज करते हैं, खूब कसरत करते हैं, खूब चीज़ें सीखते हैं, पूरे बॉडी को वो मेंटेन कर कर रखते हैं। जब जॉब लग जाती है तो उनके पेट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि दारू की बोतलें चढ़ती हैं उनको, और जो दारू पीते हैं वो दारू पीने वालों को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, भाई भाई हो जाते हैं सारे, एक दूसरे का झूठा पीते हैं। और अगर सच्चे होते हैं तो उनको बेचारों को दबाया जाता है, पीसा जाता है, उनको कान मरोड़ा जाता है, उनको बहुत तंग किया जाता है। किसी सच्चे पुलिस वाले को ना सर्वाइव करना आसान नहीं होता। पूरी की पूरी जो गंदी मछलियों की टीम होती है ना, वो उसके पीछे पड़ जाती है। हर जगह पे ये हाल होता है, और वो किसी की मदद करना भी चाहे ना तो बेचारों को छुप छुप के मदद करनी पड़ती है। बताना पड़ता है कि मैडम जी या भाई साहब आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, मगर मेरा नाम मत बताना। ये पुलिस वालों का हाल होता है। घर में बीवियों से पिटते भी हैं बेचारे, और बीवियों को पीटते भी हैं दारू पी के। सब स्टाइल के बंदे मिलेंगे आपको। तो जो जस्टिस लेने जाता है ना, उसको सबसे पहले लड़की को, सबसे पहले वैसे तो लड़के को भी, मैं दोनों को इकट्ठे ले लेती हूँ। लड़के को भी ये चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं, और लड़की को भी। लड़की को ये बेयर करना पड़ता है कि जैसे वो बदतमीज़ी मैंने बताई कि इस तरह की बदतमीज़ी से पेश आते हैं, डराने का काम कि भैया हम तुम्हारे को इस इल्ज़ाम में फंसा देंगे, ये आपके 25,000 रुपये बेल के देने पड़ेंगे आपको, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। लड़की बेचारी डर जाती है, वो सोचती है मैं कहाँ पंगों में पड़ गई, मेरे साथ तो कोई खड़ा नहीं है, ये मुझे ऐसे बोलेंगे तो मैं कैसे जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपनी कंप्लेंट लेकर जाऊँ कहाँ। तो उस मतलब पूरी तरह से आपको जता दिया जाता है कि यू आर लोनली, यू आर अलोन, यू आर हेल्पलेस, यू आर नथिंग, ठीक है। और जो लड़के होते हैं ना, वो बेचारे, उनके साथ क्या होता है कि उनको अच्छे अच्छे बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रेशराइज़ किया जाता है, इस बेस पे कि आपके ख़िलाफ़ FIR हो जाएगी। अगर आपके ख़िलाफ़ FIR हो गई तो आप क्रिमिनल केस में फंस जाएंगे, और आपके नाम के ऊपर बट्टा लग जाएगा, और पूरी सोसाइटी में आप फेमस हो जाएंगे कि भैया ये बंदा कुछ बड़ा काम, बढ़िया काम करके आया है। तो बेचारों को जो इज़्ज़त का रोना रोना होता है ना, उस चक्कर में जैसे उनको चलाया जाता है वो बेचारे वैसे चलते हैं, ठीक है। ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं, बहुत गलत चीज़ें होती हैं, और ये इसलिए होती हैं, मतलब मासूम दिलों के साथ ना खेला जाता है, लिटरली खेला जाता है। इतना डरा दिया जाता है ना, इतना डरा दिया जाता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इतना डरा दिया जाता है कि उनको लगता है कि मतलब हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे को कौन समझ पाएगा, हमें तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। उन्हें ऐसा मतलब महसूस कराया जाता है, बहुत ज़्यादा गलत किया जाता है।
बेसिकली इंडिया में तो बहुत ही गलत किया जाता है। फिर उसके बाद में ये आपका पहली टक्कर हुई पुलिस वालों के साथ में। फिर पुलिस वाले जो हैं आपको, लड़के को तो गली में खड़े होके डराएंगे, उनको सबके सामने पुलिस की ड्रेस में आएंगे तो इंसल्टिंग लगेगा, तो वो बड़ा बुरा सीन होता है। और लड़की के मामले में क्या होता है कि अगर लड़की वालों के घर पे पुलिस आ गई या ससुराल में पुलिस आ गई लड़की की वजह से, तो ससुराल वाले इस बात पे टॉर्चर करेंगे कि तुमने पुलिस बुलाई। पहले तो खुद सुनवाई करो मत और बाद में कहो कि तुमने पुलिस बुलाई। अब पुलिस बुलाई के नाम पे उसको सेटलमेंट हो भी जाएगी तो भी ताने मिलते रहेंगे। और लड़का भी अगर उसकी वाइफ ऐसे पुलिस को बुला ले तो वो उस चीज़ को माफ़ नहीं करता और उसके पीछे पड़ा रहता है हमेशा। मतलब उसको प्यार तो दिल से करेगा ही नहीं, वो कहेगा भैया तूने तो मेरी इज्जत लुटवा दी। और खुद चाहे मारे पीटे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने ऐसा जस्टिस मांगने के लिए वो गई तो उसकी बैंड बजा दी जाएगी, उसको उसको मतलब धुतकारा जाएगा लिटरली। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले सीन पे कि उसके बाद मेडिकल वगैरह होना। मेडिकल में क्या होता है, जब एमएलसी होती है तो उसमें भी खरीदा खरादी होती है। इतना छोटी चीज़ है मेजर दिखा देना, मेजर चीज़ है छोटी दिखा देना। यानी कि अगर हार्म ज़्यादा हुआ है तो उसको कम दिखा दो, कम हुआ है तो ज़्यादा दिखा दो। ठीक है, इंजरी जो होती है उसको अपने हिसाब से चलाया जाता है, जिसके पास पैसे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, असलियत छुपाने के सारे जो टंटे हैं वो कर लिए जाते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम अगले सीन पे चलते हैं, कोर्ट में चलते हैं। तो कोर्ट में जाके क्या होता है कि अहमद रूम होता है, नादिर होते हैं, कोर्ट मास्टर होते हैं और जज साहब होते हैं, लीडर साहब होते हैं। सबको अगर जो मोटी पार्टी है वो पैसे दे के ख़रीद लेती है तो विक्टिम पार्टी के साथ में क्या किया जाता है, उसको कोर्ट के अंदर ही इतना मिसबिहेव किया जाता है कि वो अगर वो जज साहब के पास जाकर बताने की कोशिश करे कि सर मेरे साथ ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उससे पहले तो यही डर लगता है कि जज साहब को अगर ऐसा बोलूँ तो लीडर साहब तो उनके साथ खड़े होते हैं, कैसे बोले। तो फिर जज साहब तो सुनेंगे ही नहीं। जज साहब को लगेगा कि भाई ये तो इतने लोगों को लांग कर जो बंदा आ गया, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो ये खुद ही ज़रूर सब स्मार्ट होगा। फिर जज साहब के पास पहुंचने के बाद अगर आपने कह भी दिया तो आपको ये डर लगेगा कि ये लोग आज मैं इनकी शिकायत लगाऊंगा या लगाऊंगी तो ये फिर कल मेरे साथ बदमाशी करेंगे, तब क्या करोगे आप। तो आप चुप रह जाते हो। फिर जज साहब को भी ये लगेगा कि बंदा कितना स्मार्ट है या बंदी कितनी स्मार्ट है, जो शिकायत लगाने के लिए सामने से आ गई है, तो यही गड़बड़ होगी, यही चालाक होगी, यही चालाक होगा, बहुत स्मार्ट है ये। तो यहाँ पर आपके साथ गलत हो रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, अभी हम जस्टिस तक पहुँचेंगे, अभी तो हम बेनिफिट वर्ड तक भी पहुँचेंगे, अभी तो हम जस्टिस को लास्ट में लेके चल रहे हैं। ये तो अभी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो फेस करनी पड़ती है, जिनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, ये वो चीज़ें हैं। फिर जब आप पहली बार कोर्ट में जाते हो, आपको प्रोसीजर नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि कोई भी एक केस लगता है, जब कोई भी एक केस लगता है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। आपको लगता है कि आपके दिल की बात आज सुनी जाए और आज ही उसको प्रूफ लाने के बारे में बोल दिया जाए। प्रूफ लेकर आए हम, लो जी हमारे पास प्रूफ सारे हैं, और उस प्रूफ को देखकर थोड़ा टाइम ले लिया जाए, समझ लिया जाए और उस प्रूफ के बेस पे आपका जस्टिस आपको एक पैकेट में बंद कर कर पकड़ा दिया जाए, लो जी इसे घर जाके खोल कर देख लेना कि इसके अंदर क्या है, इसमें आपके बेनिफिट की चीज़ ही मिलेगी आपको, डोंट वरी अबाउट इट। बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि किसी भी केस का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के स्टेजेस जो होती हैं, उन स्टेजेस से एक विक्टिम मोस्ट प्रॉबेबली अवेयर नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज होती है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि जस्टिस मिलेगा कैसे, किस रोड पर चलने पर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, उसे नहीं पता होता और उसे कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। जब नहीं बताता ना तो दिमाग ज़्यादा परेशान होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि चलो मैं तुम्हें फ़लानी जगह ले चलती हूँ
और मैं आपको रास्ता भी ना बताऊं और आपको बस चलाए जा रही हूँ, क्योंकि हम हाथ पकड़ कर नहीं चल रहे हैं, आप मेरे साथ चल रहे हो। अब मैंने अगर लेफ़्ट ले लिया तो आप मेरे पीछे लेफ़्ट में आओगे, मैंने राइट ले लिया तो आप मेरे पीछे राइट में आओगे। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट में चलते चलते सोचूं चलो यार इधर से निकल जाती हूँ, शॉर्ट फॉर्म है ये, यहाँ से शॉर्ट रास्ता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तो मैं चलो रास्ते से बदल के मैंने पलट लिया, तो क्या होगा, आपकी टक्कर लग जाएगी, आप गिर जाओगे, या हम दोनों की टक्कर हो जाएगी, जो भी होगा अच्छा तो नहीं होगा ना। दैट मीन्स ये तरीका नहीं है, ये सलीका नहीं है, बैड मैनर्स में आता है कि अगर हम किसी को लेकर जा रहे हैं अपने साथ में रोड पे, तो हम उसे बताए बिना चले जा रहे हैं, बिना बताए चले जा रहे हैं, उसे ये नहीं बता रहे कि हम आगे वाली जो रोड है उसमें अब हम आगे लेफ़्ट में जाएंगे, राइट पे जाएंगे, तो उस बेचारे को कंफ्यूज कर रहे हो आप, उसे परेशान कर रहे हो, एक मेंटल टॉर्चर दे रहे हो। और ये अंडरस्टैंडिंग ना बनाना, ये एक बहुत माइनर सा टॉर्चर होता है जो बड़ा हो जाता है ना, जब आप रेगुलरिटी में ये चीज़ें करते हो, ये बहुत बड़ा टॉर्चर हो जाता है जो ब्लास्ट होता है बाद में। ये एडवोकेट्स भी ऐसा ही अगर अपनी पार्टी के साथ करते हैं, उसको फ़ाइल नहीं देते हैं, उसे बताते नहीं कि आप फ़ाइल मेंटेन करो, तो ये टॉर्चर वो सहता रहता है, सहता रहता है, सहता रहता है, आखिर में उसका जो गुबार निकलता है तो उसकी एक मेंटालिटी बाहर निकल कर आती है नेगेटिव, जो वो ये कहती है कि मैं किस पे विश्वास करूं, मैं किस पे विश्वास करूं, यहाँ तो सब ऐसे ही हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऐसा कह रहे थे और ऐसा कह रहे थे। जब 2 महीने की एक पहली डेट लगती है तो बंदे को लगता है कि जब आज मैं पहली बार जैसा आपके सामने आया, तो आज जैसा आपने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ, मेरा केस क्या है, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगा तो सर को समझ आ जाएगा, या जैसा आपको समझ आ जाएगा कि मेरी स्टोरी क्या है, और वो मुझसे उस बारे में बात करेंगे। फिर वो मुझसे मेरी तकलीफ़ पूछेंगे, फिर वो मुझे तकलीफ़ से निकालने का रास्ता बताएंगे, फिर मेरी अपोज़िट पार्टी को उसकी ज़िम्मेवारियाँ बताएंगे, फिर मेरी अपोज़िट पार्टी को ऑर्डर देंगे, फिर मेरी अपोज़िट पार्टी को मेरे साथ सेटलमेंट करने के लिए प्रेस करेंगे, फिर मुझे जस्टिस परोस कर दे दिया जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। होना ऐसा ही चाहिए, होना ऐसा ही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। होता क्या है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मिसगाइड किया जाता है, लिंगर ऑन किया जाता है, केसेस को ख़त्म ना करने के सारे टंटे अपनाए जाते हैं। इवन कि अपोजिट पार्टी के साथ में एडवोकेट्स मिल जाते हैं, एक दूसरे से डील कर लेते हैं, चाहे चाय पीते हैं एक साथ, वो बुरी बात नहीं है, लेकिन मैटर वो ख़राब करते हैं, वो बुरी बात होती है। और वो सोचते हैं कि अगर मैटर चलता रहेगा तो तुम भी खाना और मैं भी खाता रहूँगा भैया, अगर सेटलमेंट हो गया तो फिर मैटर हाथ से निकल जाएगा, एक केस ख़त्म हो जाएगा, तो वो होने नहीं देते। तो ये सब चीज़ें चलती है, तो जस्टिस तक पहुँचा कैसे जाएगा, अभी तो बेनिफिट की बात भी नहीं आ रही है, जस्टिस कहाँ से मिलेगा। अब बेनिफिट ऐसा है कि मान लो आप मेंटेनेंस लेने गए हो बीइंग अ फीमेल, तो आप आज की भूख 4-5 साल बाद अगर मिटाएंगे तो आपको खाना भी नहीं पसंद आएगा। और अगर मान लो आप अपने बच्चों की फ़ीस के लिए गए हो, आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन है, और आप अगर सही मायने में जागे हुए जजेस होंगे तो वो आपको कहेंगे कि आप अपने बच्चों की फ़ीस का जो भी स्लिप्स हैं एडमिशन्स का, सारा कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप ले आइए, उसके बेस पे हम इनको प्रेशराइज करके इनसे वो बेनिफिट्स आपको दिलवाएंगे। वो सब चीज़ें होती हैं, बाय गॉड ग्रेस ये चीज़ें होती हैं, जिसमें आप अगर अपने प्रूफ ले आते हो तो जजेस उसमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सब किसी तरीके का अगर आपके पास बच्चा नहीं है, या आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि मेंटेनेंस की बात नहीं कर रही मैं, क्रूरैलिटी की बात कर रही हूँ, अगर आपकी जो डिमांड है या आपकी जो प्रेयर है वो क्रूरैलिटी बेस्ड है, यानी कि आपके साथ कुछ क्रूरैलिटी हुई है और आपके पास उसके सबूत भी हैं, लेकिन उन एविडेंस को लगाने का प्रोसीजर आपको नहीं पता, और बीइंग एन एडवोकेट मैं अगर आपको नहीं बता रही हूँ तो मैं आपके साथ गेम खेल रही हूँ और आपका सब नाश करना चाहती हूँ, तो ये गलत चीज़ें हैं, है ना। मुझे मेरा बीइंग एन एडवोकेट, मुझे मेरा फ़र्ज़ है सबसे पहले कि पार्टी को मैं दूरदर्शन करा दूँ कि उसके साथ
जो मैटर चल रहा है वो उसके स्टेजेस क्या है, उसको कब कौन सी स्टेज पे क्या काम करना है, क्या काम रेडी रखना है। और साइड बाय साइड मुझे चाहिए कि मैं उसकी काउंसलिंग करती रहूँ और कोशिश करूँ कि दोनों पार्टीज़ को मिलवा कर पैचअप कराने का कोई रास्ता निकाला जाए। क्योंकि कोर्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ ने ज़्यादातर ना झगड़ा कुछ नहीं होता। झगड़ा होता है उनके फैमिलीज़ में औरतों का, इधर की औरतें उधर की औरतें, जीजों का झगड़ा होता है, मामों का झगड़ा होता है, लेडीज़ के जितने भी रिश्ते हैं आप खुद गिन लो, ननद बुआ बहनें, सब ये ड्रामे होते हैं। क्योंकि एक बहन सुखी है तो वो दूसरी बहन को कहेगी तेरा आदमी ऐसा क्यों नहीं कर रहा, तेरा आदमी ये क्यों नहीं कर रहा। ये लैंग्वेज है कोर्ट की, मैं इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगती है लैंग्वेज। लेकिन जो मैं जिन केसेस की बात कर रही हूँ वहाँ स्टैंडर्ड यही है। तो ये गलत चीज़ें हैं। अगर आपकी लाइफ देखो, अब जब कोई मैरिज होती है, एक सिस्टर जैसे भी घर में ब्याही है, दूसरी सिस्टर की जैसे भी घर में मैरिज हुई है, वो अपने अपने घर के हिसाब से चलें। अगर आपको लगता है कि मेरी मैरिज जिस घर में हुई है वो उनका स्टैंडर्ड मुझसे कम है, तो आप अपने अपने स्टैंडर्ड को अप रखो। आप अपनी खुद की कमाई करो अपने हस्बैंड के साथ। जैसे एक लड़का होता है, एक रिच लड़का होता है, अपने से पुअर लड़की को अपने घर लेकर जाता है, बसा कर लेकर जाता है, तो वो उस लड़की को पुअर स्टैंडर्ड में नहीं रखता, उसको अपने रिच स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेता है। तो लड़की भी तो ऐसा कर सकती है ना। लड़की अगर रिच है तो लड़के के साथ में जाकर उसको अपने स्टैंडर्ड से चला सकती है, उसको हेल्प कर सकती है इकनॉमिकली। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जब एक होते हैं तो उनका पॉकेट का जो मैं ये कहूँगी कि जैसे आपका मिनी बॉक्स है जिसके अंदर आप अपनी पॉकेट के पैसे डालते हैं, उसको एक ही चीज़ में रख के दोनों को पूरे घर के लिए चला सकते हैं आप। मतलब तेरी मेरी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है। अगर मतलब लड़कियों को भी यहाँ दिल बड़ा करना चाहिए, जैसे लड़के हमेशा दिल बड़ा करते हैं कि लड़की को मैं घर लाऊंगा तो उससे उसकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। तो लड़कियाँ भी अगर ऐसा करती हैं तो बुरी बात नहीं है। चीखे मार मार के ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैंने लड़के को पाला, मैंने घर चलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लड़के तो नहीं कहते ऐसा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं कहते, क्योंकि उनकी खून में ये डाल दिया जाता है कि भैया तुमने घर चलाना है, तुमने बीवी लानी है, उसे पालना है, और फिर उसके बाद बच्चे पैदा करने और बच्चों को भी पालना है, तुम्हें ज़िम्मेदार बनना है, गैर ज़िम्मेदार नहीं बनना है। तो वही चीज़ लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए। उनको भी अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उनको भी ये लगना चाहिए कि हम कमा रहे हैं तो मिलजुल के कमा रहे हैं और मिलजुल के खर्चेंगे, और अपने घर के लिए खर्च रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए खर्च रहे हैं, घर के बड़ों के लिए, बच्चों के लिए खर्च रहे हैं। तो कोई एहसान नहीं है किसी का किसी पे, प्यार है ये। तो उसके बाद हम जस्टिस पे आते हैं फिर से। जस्टिस में क्या हो रहा है कि जब जिसको जो चाहिए उसको वो नहीं मिल रहा, उम्र निकल रही है आपकी, और आपने लॉ तो समझा ही नहीं, जस्टिस को तो समझा ही नहीं, और जैसे आपको कोई चलाए जा रहा है, आप चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, तो आपको जस्टिस कहाँ से मिलेगा। अब मैं एक छोटे से एक केस की बात कर लेती हूँ कि अगर एक लड़का है, उसकी जब एक लड़की किसी लड़के के ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाती है ना, तो पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। और अगर एक लड़का किसी लड़की की लाइफ बर्बाद करता है तो सिर्फ उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उसके मायके वालों की किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। बेशक थोड़ी डिस्टर्ब होती है लेकिन बर्बाद नहीं होती, सिर्फ लड़की अकेली बर्बाद होती है। उसका गोल्डन पीरियड ख़त्म हो जाता है, उसका जो उसने सोचा होता है कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, या वो सबके साथ प्यार से रहेगी, या सबका ख्याल रखेगी, उसके सपने तो चूर चूर हो जाते हैं। लेकिन जब लड़की किसी लड़के का घर बर्बाद करती है ना, कोई गलत लड़की, तो वो सिर्फ लड़के को नहीं बर्बाद करती, लड़के के पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देती है। क्योंकि जब केसेस चलते हैं ना, तो क्योंकि झूठ झूठ सा सब चलते हैं केसेस में,
जो झूठे लोग होते हैं, क्योंकि जो गलत लोग होते हैं ना वो सच कभी नहीं लिखते। जो सच्चे लोग होते हैं वो झूठ नहीं लिखते, और लोग सोचते उनके हल्के में ले जाते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि बहुत कुछ हुआ होता है। और जो झूठी लड़कियां होती हैं ना, वो जब झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं तो फिर वो लड़के के भाइयों के ऊपर पे भी 356 और 354 A B C D ये सब बकवासबाजी उसमें लगवाती हैं, और लड़के के फादर पे भी लगाती हैं। और लड़की की मम्मी तो भैया वैसे ही किसी को पसंद नहीं आती है, चाहे वो कितनी ही अच्छी हो, कितनी उसके अंदर ममता भरी हो, कितने ही अरमान भरे हो अपने बच्चे की शादी करने के, कितनी पवित्र आत्मा हो वो, लेकिन उसको तो पहली दुश्मन नज़र आएगी। ये तो मेरे को पति के हक लेने ही नहीं दे रही है, ये तो मुझे प्यार ही नहीं पाने देती है, हस्बैंड वाइफ की दुश्मन है ये वो, सब चीज़ें उसके अंदर जितनी क्रूरल सोच होती है वो उतना बताती है लड़की। और लड़के की जो बहन है भैया, वो तो उसको तो हक ही नहीं है कि वो बीच में बोले, वो तो भूल ही जाए कि वो इंसान है। उसको तो बस यहाँ बैठे होने, जो अपने भाई के पास होने का उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा कि तुम यहाँ बैठी क्यों हो, तुम्हारे तो अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, तुम हमारी किसी खुशी में शामिल होने के हकदार नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। लड़के की बहन का तो ये हाल होता है। तो जो गलत लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। फिर आ जाती है लड़के की बात। अगर लड़का गलत होता है तो क्या करता है वो कि झगड़ा करेगा ज़्यादा से ज़्यादा लड़की के घर जाके, और फिर उसमें भी उसको खुद के भी फंसने के डर होते हैं। और अगर जब वो जाता है तो अपने साथ में किसी बड़ी लेडी को लेकर जाता है, ताकि उसके ऊपर कोई बात आए तो बड़ी लेडी होने के नाते कोई केस वेस ना बने। ये सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैपनिंग होती है। तो अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, ऐसे जस्टिस, अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्या जस्टिस मिलता है? फिर सेटलमेंट जब होते हैं, अगर एक केस को निपटने में, हस्बैंड वाइफ के केस को निपटने में 10-12 साल लग जाएं, 10-12 साल बाद अगर लड़के को अक्ल आ जाए कि चलो मैं अपनी बीवी को ले ही जाता हूँ साथ में, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, तो क्या प्यार वापस आएगा? 10 साल तक तुमने जिस लड़की को कोर्ट में खींचा चूड़ा पहनकर, कोर्ट में जब तुमने खींचा चूड़ा पहनी हुई लड़की को और उसके साथ मैरिटल रेप किया, उसके साथ कोई खुशी वाली बात नहीं करी, उसे ये नहीं बताया कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी केयरिंग हो, कभी ये नहीं बताया। अगर बताने लगते तो तुम्हें ये डर लगता कि तुम्हारी मम्मी डर जाएंगी और वो बोलेंगी कि अगर तुमने इसकी तारीफ़ करी तो ये तुम्हें अपने बस में कर लेगी, और अगर इसने तुम्हें अपने बस में कर लिया तो मैं ज़हर खा के मर जाऊँगी। तो लड़का अगर चाहता भी है लड़की को तो भी कह नहीं पाता, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं मेरी, अगर इससे प्यार किया तो मेरी माँ कहीं मर ना जाए। वो अपने आप को बलि भी चढ़ा देता है। अब यहाँ लड़का भी सही है, लड़की भी सही है, लेकिन लड़के ने गलत तो किया लड़की के साथ में अपने घर वालों की वजह से। तो अगर 10 साल बाद अगर लड़का लड़की को अपना भी लेता है, भीख मांग भी लेता है कि तुम मेरे साथ चलो चलो चलो, भले ही भीख पहले भी मांगी हो, लेकिन ऐसी भीख का क्या फ़ायदा? अगर वो लड़की उसे भीख दे भी देगी तो क्या वो इज़्ज़त दे देगी उसे? इज़्ज़त कम, जब एक लड़का उसे ये कहकर बाहर निकालता है कि तुम जाओ इस घर से, क्योंकि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त ले ली है, अब तुम मेरी हो, मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती, और तुम्हारी ज़िंदगी अब कुत्ते जैसी होगी, क्योंकि अगर तुम्हारा भाई भी तुम्हें नहीं रखेगा, तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं रखेगा, और मैं भी तुम्हें नहीं रखूँगा, ना तुम घर की रहोगी ना खाट की, कुत्ते जैसी ज़िंदगी होगी तुम्हारी, धोबी के कुत्ते जैसी। तो ऐसी बातें कहकर अगर लड़की को बाहर किया जाए, और फिर 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद या 10 साल बाद उससे ये कहा जाए कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया, मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, तो क्या ऐसे लड़के को अपनाना सही है? सही है? जब तुम्हारा दिल किया तुम निकाल दो, जब तुम्हारा दिल किया तुम अपना लो।
क्या ये सही है? ये इंसाफ है? ये इंसाफ है? कतई नहीं, कतई नहीं। इसमें किसकी गलती थी? जस्टिस करने वाले की गलती थी कि उसने डिले किया, जस्टिस दिलवाने वाले की गलती थी, सिस्टम की गलती थी, या यूटिलाइजेशन जो हो नहीं पाई, लैक ऑफ नॉलेज की गलती थी? आपकी गलती थी कि आपको लैक ऑफ नॉलेज है। किसकी गलती थी? जस्टिस कैसे मिलेगा? जस्टिस बिना नॉलेज के नहीं मिल सकता, ये फाइनल बात है। बिना जस्टिस के आप खुश नहीं हो पाएंगे, और खुशी के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए था। आपका मन आपको बताता नहीं है ना कि आपके साथ गलत हुआ है। आपके ह्यूमन राइट्स क्या है उसको जानो, आपके वुमेन राइट क्या है उसको जानो, आपके चाइल्ड राइट क्या है आपको जानो, आपके सिटीजनशिप के राइट्स क्या हैं, बीइंग अ इंडियन सिटीजनशिप आप जो आपको मिली हुई है, बीइंग अ सिविलियन ऑफ इंडिया, आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। आप जब तक नहीं जानते, आपको कुछ इंसाफ की इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसाफ उसी को मिलता है जिसे ये पता होता है कि उसे इंसाफ चाहिए। इंसाफ उसी को मिलता है जिसे ये पता होता है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ तो मेरा हक है। जब आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, तो आपको देने वाले भी आपको वो चीज़ नहीं देंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, किसी को सपना नहीं आ रहा कि आपको क्या चाहिए। जब आप एसएचओ से भिड़ जाते हो तो उसे पता चलता है कि यू आर अवेयर अबाउट योर रिस्पेक्ट, you are aware about your self respect, you are aware about your rights। तो आपने उसे धमकाया तो आपको उसने उसी टाइम रिज़ल्ट दे दिया आपको रिस्पेक्ट करके। अगर आप एडवोकेट्स को ये बताओगे कि इस लॉ को इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, इससे ये बेनिफिट मिल सकता है, इसका लिमिटेशन एक्ट में ये टाइम पीरियड दिया गया है, इतने टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए, अगर ये डिले हो रहा है तो उसका मुझे एक्सक्यूज़ करो, मुझे एक्सक्यूज़ करो। और अगर आपको एक्सक्यूज़ में लिंगर ऑन मिल रहा है तो आप उस चीज़ को जजेस के सामने रख सकते हो, जजेस की आंखें खुलवा सकते हो, क्योंकि इंसाफ की आंखों पे पट्टी बंधी होती है। इंसाफ जो होता है वो हमेशा सामने वाले को बोलने का मौका देता है, और बोलने में ही अगर आपने अपनी पट्टी खोलने का इंतज़ाम कर लिया तो वो पट्टी ज़रूर खुल जाती है। ये पूरी तरह आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, हर तरीके से ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जस्टिस चाहिए तो आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, सामने वाले की आंखें खोलनी पड़ेंगी, सामने वाले को ऐसी बात बतानी पड़ेगी जो आपके दिल के अंदर चल रही है। जब आप अपने दिल की बात नहीं बताओगे, अपने मन की बात नहीं बताओगे, तो सामने वाले को नहीं समझ आएगी। ठीक है, डॉक्टर भी आपकी जब बात सुनता है, आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो उससे पहले वो अगर वो आपको कहते हैं कि आपकी किडनियों में दर्द है तो आप अपनी किडनियों का एक्सरे करवा के आइए, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि मेरी किडनियों में दर्द है। अगर आप ये नहीं बताओगे कि मेरी किडनियों में दर्द है, तो आपको डॉक्टर कोई सलाह नहीं दे पाएगा, डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हाँ, वो आपको मेज़र कर सकता है, लेकिन अगर आप बता सकते हो तो उसको भी तो हेल्प ही मिलेगी ना। आप बेहोश थोड़ी ना हो जो वो अपने पूरे एफर्ट्स आपकी आंखें ज़बरदस्ती खोल कर देखे और पता लगाए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। आप जो चीज़ आप कर सकते हो, आपके हाथ में है, आपको बताना आता है, एक्सप्रेस करना आता है, अपनी प्रॉब्लम पता है, आप बताइए। आपको अपने हक जानने हैं, आप उस बारे में बताइए। आपको कहाँ से पता चल सकते हैं आपके हक? आपको खुद पता होना चाहिए। यूट्यूब पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मार्केट में सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने लिए एफर्ट्स क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम इंसाफ लेने जाते हैं ना, अब मैं यहाँ पर इंसाफ लेने वालों का एक फेवर मैं उनको देना चाहूँगी। फेवर इन द सेंस कि मैं उनके फेवर में बात करना चाहती हूँ कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है। जो इंसाफ लेने आता है ना, उसको किस तरीके की चीज़ों से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जहाँ तक मैं आपको पहुँचाया कि पहले पुलिस होती है, उससे आप डील करते हो, फिर एडवोकेट से डील करते हो, फिर रीडर, एलमद, नायाब कोर्ट और कोर्ट ऑफिसर, और आपके जो कोर्ट मास्टर होते हैं,
जजेस होते हैं, इन सब से आप डील करते हो, लिंक जजेस से भी आप डील करते हो। सारी जगह से आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और लिंगर ऑन के ही मिलते हैं। तो इसके साथ में डैमेजेस जो हो रहे होते हैं ना पार्टीज़ के, जो इनोसेंट पार्टीज़ होती हैं, वो क्या होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं कि लड़की या लड़का जिसकी भी मैरिज डिस्ट्रॉय हुई है उसके साथ क्या होता है कि सोशल डैमेज होता है। यानी कि सोशल नेटवर्क जो है आपका वो डैमेज होता है। आप सोशली बाहर निकलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने पड़ते हैं, तो आप अंदर अंदर आइसोलेट होना शुरू हो जाते हो। ठीक है, आप सबको फेस नहीं करते। आपको लगता है कि ये जो भी मिलेगा वो ये पूछेगा शादी कैसे चल रही है, बच्चे बच्चे कहाँ हैं, बच्चे क्यों नहीं हुए, क्या बात है, सब ठीक तो है। लड़के के साथ भी यही होता है, लड़की के साथ भी यही होता है। आई एम सो सॉरी। और आपकी जॉब पे भी इफ़ेक्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जब आप दुखी होते हो तो आपकी पर्सनैलिटी डाउन होती जाती है, आप अपने आप को केयर नहीं करते हो। और आपकी रिलीजियस लाइफ जो होती है वहाँ पर भी आप जाते हो तो आपकी वहाँ प्रेजेंस होती है। जब सबको पता हो कि आप मैरिड हो, तो अब आपके साथ आपका कब स्पाउस आना चाहिए, तो वो स्पाउस नहीं जाएगा तो आपको फेस करना पड़ता है। फिर आप वहाँ नहीं जाते हो डर के मारे, शर्म के मारे, लिहाजदारी के मारे, जवाबदेही के मारे। फिर आप कहीं और जाते हो तो आपको वहाँ जाना इजी नहीं होता, तो आपका जहाँ रोज़ जाना होता है वहाँ आपको हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जा रहे हो, ये आपका रिलीजियस पार्ट ख़त्म हो गया, डैमेज हो गया। जहाँ मैरिजेज़ में जाना है, ओकेज़न में जाना है, आपको लगता है मैं इतने सारे रिलेटिव्स से मिलूँगा या मिलूँगी तो वहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, खुद को एक मेंटल पीस भी आपका लॉस हो जाता है। तो आपको लगता है कि खुशी तो आपके किसी काम की नहीं है, तो खुशी के मौके पे जाकर क्या करना है। तो जहाँ पर सारे कपल्स होते हैं, जहाँ सब गैदरिंग होती है, आपको लगता है कि सबके बीच में मैं सिंगल मैरिड होकर भी अगर मैं दिखूँगा तो सब बातें बनाएंगे, सब बैड बाइकिंग भी करेंगे, रीजंस भी सोचेंगे, कौन गलत है कौन सही है, उस पर गॉसिप भी होगा। उस वजह से आप सबसे करते जाते हो। और बहुत सारी चीज़ें, जब आपका पेयर जब आप अनपेयर हो जाता है तब आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, बहुत सारे नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं आपके अंदर। होता क्या है कि आपको लगता है कि हर किसी ने यही देखना है कि आप अलग अलग हो, मतलब आपकी पर्सनैलिटी ब्रेक हो जाती है। क्योंकि जो कपल होता है ना, कपल को देखकर खुशी होती है, किसी भी कपल को देखकर खुशी होती है कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ साथ में। लेकिन जब आप अकेले होते हो मैरिड होने के बावजूद भी, तो फिर आपको खुद ही बुरा लगता है कि हर किसी ने आपको ये देखना है कि ये तो बेचारा अकेला ही है, अभी तक बेचारा अकेला ही है। साथ में आपके फ्रेंड्स जो होते हैं आपके बराबर की एज के, उनके बच्चे आप ग्रो करते हुए देख रहे हो, और मम्मी पापा सुनते हो आप, वो रिश्ते आपके साथ नहीं होते। मामा चाचा, बुआ ताई, मामी चाची, ये रिश्ते जब आपके साथ नहीं होते, क्योंकि आप अगर किसी के घर में बहू बन के आए हो तो आपको ये सारे रिश्ते मिल रहे होते हैं। जब आपको वो रिश्ते आपसे छिन जाते हैं, तब आपके सामने जिन लोगों को इन रिश्तों से बुलाया जाता है उनसे आप अपने आप को कंपेयर करते हो और सोचते हो कि मेरे पास तो ये नहीं है, तो आपको फ़ील होता है। तो ये आपका डैमेज हो रहा है मैरिजेज़ में आपको। और जब आप इकोनॉमिकली भी डाउन हो जाते हो इस वजह से, तो फिर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो आपके ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स को मिल रही होती है या आपके कज़न्स को मिल रही होती है। आपके बहुत सारे कज़न्स ऐसे होते हैं जो आपसे छोटे होते हैं, लेकिन मैरिज उनकी होने के बाद में वो ग्रो कर रहे होते हैं, उनका परिवार बढ़ रहा होता है। तो आपके साथ वो रिश्ते नहीं होते, तो आपको वो रिस्पेक्ट वाला सीन भी आपके साथ क्रिएट नहीं होता। जैसे कोई छोटा बच्चा है आपकी फैमिली का, वो उनको उनके बच्चे के साथ खेल रहा है तो उनके साथ अटैच हो रहा है, और आपके साथ नहीं हो रहा तो आपको तभी बुरा लगता है। या आपके घर नहीं आएगा क्योंकि आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, और वहाँ जाएगा क्योंकि वहाँ कोई बच्चा है, आप फिर कट रहे हो। ये सारे लॉसेस होते हैं। इतने सारी लॉसेस के बाद में मुझे कोई बताए क्या जस्टिस मिलता है? ऐसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अगर आपको जस्टिस लेना है तो आपको खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और इसमें आप एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जब आपको जस्टिस नहीं मिलता ना, तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो आप पालते हो। जैसे आपका माइग्रेन होता है, जैसे आपको डिप्रेशन होता है, साइनसिस की प्रॉब्लम होती है आपको,
आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या आपको बैकबोन से रिलेटेड चीज़ होती है। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है। और इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो सारी क्यों होती हैं? लोनलीनेस की वजह से होती हैं, क्योंकि आप डाइट प्रॉपर नहीं लेते, स्लीप पूरी नहीं लेते, और आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फिर इन प्रॉब्लम्स के आने के बाद में अगर आपको परोस कर जस्टिस दे दिया जाए कि जाओ अपने घर चले जाओ वापस और मौज करो उसी बंदे के साथ में जिसने आपको धक्के मार के निकाला था, या आपसे डावरी की डिमांड करी थी 45 लैक्स की, 50 लैक्स की, आप उसके साथ जीने के लिए चले जाओ बाइज़्ज़त, उसकी छाती पर बैठ जाओ कि जी मैंने तो केस जीत लिया है। क्या जस्टिस मिल जाता है ऐसे? इतने जो 10 साल बर्बाद हुए, 11 साल बर्बाद हुए, या जितने भी साल बर्बाद हुए, अकेले आपने जिए, सब कुछ बेयर करा, तो क्या जस्टिस मिल जाएगा? और सामने वाला जो आपका स्पाउस है, उसने भी तो अकेले रहकर क्या खट लिया, उसने भी तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी ना, आप जिए ना वो जिया। आपके घर वालों ने आपका साथ नहीं दिया, उसके घर वालों ने उसका साथ नहीं दिया, उसके घर वालों ने आपको बाहर निकाल कर अपने बेटे को क्या दे दिया? जो आप दे सकते थे वो दिया क्या? बच्चे हो गए उसके? उसको कोई पूछने वाला है क्या? जब उसके घर में जब किसी की शादी होती है वो अकेले ही रह जाता है, वो अपना कपल, अपना पेयर साथ में नहीं लेके जा सकता, अपना स्पाउस नहीं लेके जा सकता, उसको अकेले खड़ा होना पड़ता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उसको बुरा लगता है कि वो अकेले है, वो कहीं एंजॉय करने के लिए नहीं जाता, उसे लगता है कि अगर मैं जाऊंगा तो सब कपल होंगे और मैं अकेला होऊंगा, सब वो एम्बैरेस फील करता है। वो भी सब चीज़ें आपको नहीं पता, आप अपनी लाइफ जी रहे हो बीइंग अ लेडी, लेकिन आपका स्पाउस भी ये सब चीज़ें झेल रहा है। तो जब दो लोग दूर रहते हैं और अपनी अपनी लाइफ में हेल फेस कर रहे होते हैं, और फिर ऐसा मौका आ जाए कि आप मिल जाते हो, तो क्या ये 10 साल जो बर्बाद हुए, क्या जस्टिस मिल जाएगा? एक साथ होने के बाद भी क्या जस्टिस मिल जाएगा? क्या भुगता तो दोनों ने, लड़की ने भी भुगता, लड़के ने भी भुगता, लेकिन लड़का अब कह रहा है कि साथ रह लो, और जो उसने किया, जो दोनों के साथ में हुआ, उसका ज़िम्मेवार अकेला लड़का है, लड़की नहीं है, लड़की बिल्कुल नहीं है, लड़का है। तो क्या सज़ा देने कर अगर लड़की कहे कि इसे जेल में डाल दो, तो क्या जस्टिस मिल जाएगा? लड़की को सुकून मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी, उसके 10 साल वापस आ जाएंगे? उसने 10 सालों में जितनी चीज़ें मैंने स्टेजेस बताई हैं, पुलिस वाले, डॉक्टर्स, एल्मर, रीडर, नायाब कोर्ट, सभी लोग, ये लोग रोड़े थे, एडवोकेट्स, सबसे ख़ास तौर पे एडवोकेट्स, हाँ, कितनी चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं लड़कियों को। एडवोकेट्स कितने ज़्यादा गंदे होते हैं, जो गंदे होते हैं, कितने ज़्यादा गंदे होते हैं, कितने गलत गलत प्रपोजल्स देते हैं लड़कियों को। एक एडवोकेट मैरिड होता है, लेकिन एक घर में, एक बाहर में, एक बाहर नहीं, जितनी लड़कियों के केसेस उनके पास होते हैं उनके साथ बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। अगर मुंह तोड़ जवाब ना दे तो ये तो लड़की को कचूमड़ बना कर रख दें। ये सब चीज़ें लड़कियों को बेयर करनी पड़ती हैं। तो क्या जस्टिस है ये? जस्टिस है ये? कौन देने आएगा जस्टिस? जस्टिस देने के लिए जजेस को ये खोलना पड़ेगा, या एडवोकेट्स को अपनी आत्मा जगानी पड़ेगी, या पार्टी को अवेयर होना पड़ेगा? कौन करेगा जस्टिस? मुझे लगता है हम जैसे लोगों को ये खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें कि जिसको इंसाफ चाहिए सबसे पहले उसको बताएं कि उसके हक़ क्या है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जिसको जस्टिस चाहिए सबसे पहले यू शुड अवेयर। क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, देखो अगर आपने खाना बनाना है, आपको पता है कि आपका मेन्यू क्या है, तो आप मार्केट से वही चीज़ ख़रीद कर लाओगे, उसकी तैयारी करोगे और वो बनाओगे, है ना? आपके गेस्ट आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस